गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में हम पढ़ रहे थे हरियाणा जीके। आज एक और बेहतरीन सेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी साथी हमारे इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नया आया है तो वो जाके प्रीवियस क्लास से हमारी चेक कर सकता है, जो कि हमने प्ले लिस्ट में डाल रखी है, जिसमें हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, हरियाणा का बजट और इसके साथ हरियाणा का करंट अफेयर, हरियाणा के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और इसके साथ साथ आगामी एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है उन तमाम क्वेश्चनों के बारे में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे कि करनाल का युद्ध खालिस्तान के बीच में लड़ा गया था। तो मेरे भाई आपको बताना है करनाल का युद्ध है ये किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन है नादिर शाह और शाह आलम, दूसरा नादिर शाह और मोहम्मद शाह, तीसरा शाह आलम और मोहम्मद शाह, नादिर शाह और औरंगजेब। अब आपको पता है ये जो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में ही ये युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह हुआ करता था। 1739 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1739 ईस्वी में। ईरान का नेपोलियन था नादिर शाह और इसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। और ध्यान रखेंगे, इस समय पे इसने तकरीबन 70 करोड़ रुपए की लूट की थी। तख्ते ताउस म्यूर सिंहासन को लूट के ले गया था। और बताया यह जाता है जब ये लाल किले के आगे से निकल रहा था तो इसकी जो निगाह है वो म्यूर सिंहासन के ऊपर पड़ती है और उसी म्यूर सिंहासन में जड़ा हुआ था कोहिनूर का हीरा। अभी तक ये जो हमारा कोहिनूर का हीरा था इसको नाम नहीं मिला था, कोई नाम नहीं मिला था इस हीरे को। लेकिन सबसे पहले वो नादिर शाह ही था जिसके मुख से ये निकला था ये तो कोहिनूर है। तो कोहिनूर के हीरे को कोहिनूर नाम देने वाले कौन थे? नादिर शाह। और आपको पता भी है कि भाई हमारा जो कोहिनूर का हीरा है ये वर्तमान में ब्रिटेन में है। पुरुषों के लिए बड़ा अशुभ माना जाता है। कौन सा हीरा? कोहिनूर का हीरा। जिन जिन के पास ये हीरा गया उनका पूरे का पूरा साम्राज्य बिखर गया था। क्योंकि आपने पता है कि भाई जो मुगल बादशाह आए थे और मुगल बादशाह में सबसे पहले जो हीरा है वो हुमायूं के द्वारा बाबर को भेंट किया जाता है। और बाबर को जब भेंट किया तो बाबर का जो क्या नाम है उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद ही। फिर हीरा हुमायूं के पास था तो हुमायूं है वो भी जल्दी ही आपको पता है सिंहासन उसका छीन जाता है। शेरशाह सूरी, जो शेरशाह सूरी है वो भी 5 साल में बिखर जाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। सूर साम्राज्य भी नष्ट हो जाता है। लेकिन अकबर के समय पे हीरा नहीं था। तो ये बहुत एक लंबा डिस्कशन यहाँ पे हो जाएगा हीरे के मामले में, तो इसको फिर कभी हम पढ़ लेंगे। तो अभी आप ये समझ ले कि जो कोहिनूर का हीरा तख्ते ताउस लूट के ले गया था वो नादिर शाह ईरान का नेपोलियन है और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के साथ जो युद्ध लड़ा था उसको नाम दिया जाता है करनाल का युद्ध। लेकिन पिछले क्लास में भी हमने युद्ध के बारे में पढ़ा था, आज उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कुछ नए युद्ध है वो मैं इस सीरीज में ऐड कर दूंगा। जैसे कि 1193 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसको नाम दिया गया था हांसी का युद्ध। हांसी का युद्ध, देखो जी, हांसी का युद्ध की अगर बात करें तो ये किस किस के बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे सर ये जाटवा राजपूत। कौन थे? जाटवा राजपूत थे। और उसकी तरफ और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हीं के बीच में ये युद्ध हुआ था। और ध्यान रखेंगे इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक की विजय हुई थी। अब देखो, एक युद्ध हांसी के नाम से 1037 में भी हुआ था जो कुमारपाल देव और मसूद शाह के बीच में हुआ था। वो तकरीबन 12 दिन तक युद्ध चला था जिसमें कुमारपाल देव की हार हुई थी। उसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने एक युद्ध पढ़ा था 1320 ईस्वी में और इसको नाम दिया जाता है सिरसा का युद्ध। सिरसा का युद्ध ये भी बड़ा फेमस युद्ध हुआ है। और ध्यान रखेंगे ये नसीरुद्दीन खुसरो शाह, किसका नाम पढ़ोगे आप? नसीरुद्दीन खुसरो शाह, जो खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान था उसी खुसरो शाह। और दूसरी तरफ जो थे वो गाजी मलिक थे। कौन थे? तो आप कहेंगे गाजी मलिक इन्हीं के बीच में हुआ था। ये गाजी मलिक इस समय पे ध्यान रखेंगे पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा जाता और फाइनली युद्ध का डिसीजन ये हुआ गाजी मलिक है ये युद्ध को जीत जाता है। कब? 1320 ईस्वी में। उसके बाद हम
हमने पढ़े थे तिलपत के 2 युद्ध, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है तिलपत के 2 युद्ध। तो तिलपत का प्रथम युद्ध आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था, तो मेरे भाई ये 1669 में हुआ था। कब हुआ था? 1669 में हुआ था। और ध्यान रखेंगे ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो आप कहेंगे गोकुल जाट और उसके साथ साथ थे औरंगजेब। तो ये युद्ध थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये गोकुल जाट रहेंगे और दूसरी तरफ कौन थे, तो ये मुगल बादशाह जिसका नाम था औरंगजेब, इन्हीं के बीच में हुआ। युद्ध के परिणाम क्या थे? औरंगजेब विजयी होता है। उसके बाद भाई 1764 ईस्वी में तिलपत का लड़ा जाता है दूसरा युद्ध। ये युद्ध एचएससी ने पेपर में पूछा है, तिलपत का दूसरा युद्ध ये कब लड़ा गया, तो डेट ध्यान रखेंगे सर, ये 1764 में लड़ा गया था। और तिलपत का जो दूसरा युद्ध है ये ध्यान रखेंगे, एक हमारे भरतपुर के राजा थे जिसका नाम था जवाहर सिंह। कौन थे? तो आप कहेंगे सर ये हमारे भरतपुर के राजा थे। कौन थे? तो आप कहेंगे भरतपुर के राजा, राजा जवाहर सिंह। और राजा जवाहर सिंह और दूसरी तरफ कौन थे सेना में, तो वो हमारे थे जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे नजीमुद्दौला। क्या ध्यान रखेंगे क्या नाम हो जाएगा? नजीबुद्दौला। ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और युद्ध में विजय हुई थे कौन? राजा जवाहर सिंह। लेकिन उसके बाद आता है एक हमारा चंदा गांव का युद्ध, जो कि कब हुआ था, तो देखो इसको अगली स्लाइड पे कर लेते हैं। एक हमारे पास युद्ध हुआ था जिसका नाम है चंदा गांव का युद्ध। ठीक है, चंदा गांव का युद्ध मेरे भाई 1707 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1707 ईस्वी में। और इसके बारे में मैंने बताया था ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? हसन खां भट्टी। किसका नाम ध्यान रखेंगे यहां पर? हसन खां भट्टी का नाम ध्यान रखेंगे। एक तरफ तो हसन खां भट्टी थे और दूसरी तरफ थे रमा सिंह। कौन थे? रमा सिंह थे। ये कौन थे? अल्लाह सिंह के पिता थे रमा सिंह। इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ था। हसन खां भट्टी इंपोर्टेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरे भाई ये बटनेर का शासक हुआ करता था, हनुमानगढ़ राजस्थान, और इसी के अधीन अपने हरियाणा का रानिया और फतेहाबाद आता था। रानिया, सिरसा और फतेहाबाद, यही ये भी किसके अधीन हुआ करता था? हसन खां भट्टी। और इसने लड़ा था चंदा गांव का युद्ध, और ये किसके साथ है? रमा सिंह के साथ। युद्ध के जो परिणाम है वो क्या हुए थे, तो ये जो हमारे रमा सिंह है इनकी विजय हुई थी। ठीक है, उसके बाद मैं बड़ा फेमस युद्ध आपको बताने जा रहा हूं और वो होगा हमारा कौन सा? भाडावास का युद्ध। किसका? भाडावास का युद्ध। देखो भाडावास के युद्ध की अगर बात की जाए तो ये 1789 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो आप कहेंगे सर ये 1789 में लड़ा गया था। किसने लड़ा था? मुगल बादशाह था जिसका नाम था शाह आलम। शाह आलम और दूसरी तरफ जो थे वो हमारे अजफ कुली खां। ठीक है, ये वो कुली खां नहीं है, ये अजफ कुली खां, ये दूसरे व्यक्ति रहेंगे। इस युद्ध के परिणाम क्या हुए? शुरुआती दौर में तो ये जो अजफ कुली खां है इनके द्वारा बढ़त बनाई गई, इसने युद्ध तकरीबन जीत लिया। लेकिन इस समय पे जो हमारे बेगम समरू थी उसने इस युद्ध में भाग लिया और अजद कुली खां को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इससे जो बेगम समरू है, जिसका एचएससी ये भी पूछती है कि बेगम समरू का महल कहां पर रहेगा? झाड़सा गुरुग्राम में, क्योंकि ये युद्ध थे इसी से जो बेगम समरू है वो थोड़ी भारत में प्रसिद्ध हो गई थी। ठीक है, तो युद्ध तो हुआ था किनके बीच में? शाह आलम और अजफ कुली खां। लेकिन ध्यान रखेंगे शाह आलम युद्ध हार जाता है और जो बेगम समरू है वो इस युद्ध में शाह आलम की तरफ से प्रतिनिधित्व करती है और इस युद्ध को जीत लेती है। ठीक है, जिससे वो भारत में क्या हो जाती है? प्रसिद्ध हो जाती है। कौन है? बेगम समरू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण युद्ध मैं बताता हूं आपको जिसका नाम दिया जाता है बेरी का युद्ध। ये जो बेरी का युद्ध है ये लड़ा गया था 1801 ईस्वी में। ये वो दौर था हरियाणा में, ये वो दौर था हरियाणा में जब जॉर्ज थॉमस है उसका जो उत्कर्ष है वो चरम के ऊपर था। यानी कि वो धीरे धीरे जो अपनी शक्ति है उसका प्रदर्शन कर रहा था, एक शक्ति के रूप में उभर के आ रहा था जॉर्ज थॉमस। और भाई यही बात पसंद नहीं आई किसको? सिंधियाओं को, कि भाई ये जो शक्ति है अगर ये उभर के आ गए तो हमें नीचा देखना पड़ेगा। अब सिंधिया क्या करते हैं? एक मैसेज पहुंचाते हैं जॉर्ज थॉमस के पास कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन जॉर्ज थॉमस ने साफ इंकार कर दिया अधीनता स्वीकार करने से। और उसके बाद ये जो सिंधिया थे इन्होंने सिखों का साथ लिया। सिख भी जॉर्ज थॉमस से खुश नहीं थे। सिख और सिंधिया दोनों एक हो जाते हैं। एक होने के बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था बोगरिन, और ये जो बोगरिन है इसको अपना कमांडर नियुक्त करते हैं कि भाई हम जॉर्ज थॉमस के साथ युद्ध लड़ेंगे और इस युद्ध में हमारी जो एक संयुक्त सेना होगी सिखों की और जो सिंधिया है उनकी, उनका नेतृत्व करेगा कमांडर बोगरिन। और ध्यान रखेंगे इसी कमांडर के नेतृत्व में ये जो युद्ध है
इसको लड़ा जाता है, ठीक है। उसका नाम क्या रहेगा, तो वो रहेंगे हमारे बोरकिन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये युद्ध हम ये कह सकते हैं बोरकिन, जो कि क्या थे, ये भाई साहब कमांडर थे। और कमांडर किसके थे, तो आप कहेंगे सर ये सिंधिया मराठाओं के और इसके साथ साथ सिखों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। और दूसरी तरफ कौन था, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस शुरुआती दौर में जॉर्ज थॉमस युद्ध में बढ़त बना लेता है, लेकिन उसके बाद युद्ध को विराम करने की घोषणा कर देते हैं बोरके ने, और अतिरिक्त सेना है इसको बुलाया जाता है। और उसके बाद ध्यान रखेंगे अंतिम, यानी कि यह युद्ध तकरीबन 10 दिन तक चला था, और इस 10 दिन में फाइनल रूप से सिख और सिंधिया है ये युद्ध को जीत लेते हैं। जॉर्ज थॉमस की बहुत बड़ी पराजय ये हरियाणा में होती है। तो ध्यान रखेंगे ये जो बोरकिन है और जॉर्ज थॉमस है, इनके बीच ये युद्ध चला था कितने दिन तक, 10 दिन तक। और फाइनल रूप से युद्ध के परिणाम क्या हुए थे, बोरकिन ने युद्ध जीत लिया था। किसने, बोरकिन, यानी कि सिख और सिंधियाओं के द्वारा ये युद्ध जीत लिया जाता है। और आपको पता ही है फिर कुछ समय बाद जो जॉर्ज थॉमस है उसकी मृत्यु भी हो जाती है 1802 ईस्वी में बहरामपुर में, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। जॉर्ज थॉमस जिसने 1797 ईस्वी में करनाल के ऊपर अधिकार किया था, वही जॉर्ज थॉमस ध्यान रखेंगे जिसके द्वारा झांसी को अपनी राजधानी बनाया गया था। हिसार में उसका निवास स्थान हुआ करता था, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। आयरलैंड से ये व्यक्ति अपने भारत में आया था, ये एक आयरलैंड का लुटेरा हुआ करता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है। पिछली क्लास में मैंने हरियाणा का जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसके बारे में आपसे 3 चीजों के बारे में बात की थी। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले मैंने शिवालिक श्रेणी के बारे में बताया था। किसी भी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो वो प्रीवियस क्लास जरूर देख के आए, ठीक है, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। और जिसने हमारी प्रीवियस क्लास देख ली तो उसका एक क्विक रिवीजन 1 मिनट में मैं करवा देता हूं कि पिछली क्लास में हमने वर्गीकरण में क्या पढ़ा। शिवालिक श्रेणी के बारे में पढ़ा कि भाई जो शिवालिक श्रेणी है इसका दूसरा नाम नवीनतम श्रेणी, इसी को बाह्य हिमालय भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये बाह्य हिमालय का हिस्सा है। और नवीनतम श्रेणी इसका निर्माण हिमालय के बाद में हुआ है, तो इसकी जो मिट्टी है उसको रेंगती हुई मिट्टी कहा जाता है। अगर इसके विस्तार की बात की जाए, हरियाणा के 3 जिले पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में विस्तार रहेगा। हरियाणा के कुल भौगोलिक कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल के तकरीबन 1.67% पर फैली हुई हमारी शिवालिक श्रेणी। और ध्यान रखेंगे ये जो शिवालिक श्रेणी है यहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है, और वर्षा अधिक होगी तो सदाबहार वन पाए जाएंगे। चीड़, देवदार, इसके साथ खैल, सार, सिंदूर और नमक, ये पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। चीड़ और देवदार मोरनी की पहाड़ी पर, बाकी बचे हुए हमारे कलेसर, यमुनानगर में पाए जाते हैं। इसके साथ मैंने बताया इनकी एवरेज ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर होती है, और सबसे ऊंची जो चोटी है वो मोरनी की पहाड़ी पर स्थित होगी, और उसका नाम क्या होगा, करो होगा। ध्यान रखेंगे करो होगा 1514 मीटर के साथ। इसके बाद मैंने बताया था ये जो हमारी शिवालिक श्रेणी है इसके ठीक दक्षिण में स्थित होंगे हमारे गिरिपादीय मैदान। और गिरिपादीय मैदान है उनको हम गिरिपादीय नाम क्यों देते हैं, क्योंकि उनका जो निर्माण हुआ है वो शिवालिक की श्रेणी से जो नदियां निकलती है उनके द्वारा जो कंकड़ बहा के लाए जाते हैं, वो कंकड़ जब धरातल में प्रवेश करते हैं तो वहां पर वो ठहरना शुरू हो जाते हैं। और ये कंकड़ से बनी एक 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी रहेगी जो कि गिरिपादीय मैदान कहलाती है। इसका जो विस्तार है वो भी हरियाणा के 3 जिले पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में रहेगा। अब 2 बेहतरीन क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि गिरिपादीय मैदान को पहाड़ी भाषा में क्या कहा जाता है, तो चौक आ जाएगा, और स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाएगा, घर कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा मैंने बाढ़ का मैदान पढ़ाया था, और बाढ़ के मैदान में 3 बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले बाढ़ के मैदान किसे कहा जाएगा, नदी के आसपास जो पानी भर जाता है उसे ही हम बाढ़ के मैदान कहते हैं। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को नैली कहा जाता है, और ध्यान रखेंगे नैली नाम दिया जाता है सिरसा में, जबकि मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बेट कहा जाएगा, और यमुना नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को किस नाम से जाना जाएगा, बाढ़ के मैदान। लेकिन आज उससे हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, और ये पूरे का पूरा ये समझो आपका 1 घंटे का जो टॉपिक है वो मात्र में 10 से 15 मिनट में। और ऐसा नहीं है कि भाई आपको ऊपर से जाए हवाई फायर, ना ना मेरे भाई, ये आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाता है अगर आपने कंटिन्यू और कंसंट्रेट होकर हमारी क्लास आप देखोगे। और पक्की बता रहा हूं भाई, मैं आपके पेपर में जो क्वेश्चन छपेगा ना, टोटल अपनी क्लासों से क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। अब देखो आपने जो ऑनलाइन जो ये अपना है सिस्टम, इसमें आए तो अभी है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है। कम से कम 6-7 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए ऑफलाइन, ठीक है।
तो भाई मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपका विश्वास बना रहा इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप मेरे को प्यार दे रहे हैं, यही अब अगर आप प्यार देते रहे तो बहुत बेहतरीन चीज है। यहां से आप पढ़ के जाओगे और यहां से आप पढ़ोगे ही नहीं, आपको चीजें क्लास की क्लास में याद हो जाएगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। एक क्लास पढ़ने से कुछ नहीं होगा, शुरू से लेके एंड तक सारी क्लास से आप देखो, जब लास्ट क्लास पे आप पहुंचोगे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो चुका होगा। तो चलिए भाई, अब आप उन बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे जलोढ़ मैदान के बारे में। देखो जी, अगर मैं जलोढ़ मैदान की बात करूं तो ध्यान रखेंगे, जो जलोढ़ के मैदान होते हैं ये हमारे पास कैसे होते हैं, तो जी इनका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से होता है। कैसे होता है? जलोढ़ मिट्टी से। और ध्यान रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी कहां से आती है? नदियों के द्वारा भाई बाके लाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। अब ये जलोढ़ मिट्टी का वर्गीकरण कर दिया दो प्रकार से, एक तो हमारे पास होगी नवीनतम नई जलोढ़ मिट्टी और एक हमारे पास होगी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब देखो ये अपने आप में सारे क्वेश्चन है मेरे भाई। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होगी ना, इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसको खादर कहा जाता है। जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी इसको बांगर के नाम से जाना जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि भाई नदी के समीप वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जो खादर मिट्टी होती है ना, ये नदी के समीप मिलती है। कहां पे? नदी के समीप। जबकि बांगर कहां पे मिलेगी? नदी के दूर मिलेगी। देखो, नवीनतम मिट्टी नदी द्वारा भाग के लाई जाएगी मिट्टी, तो अब नदी कहां पे फेंकेगी मिट्टी को? सबसे पहले अपने आसपास फेंकने का काम करेगी। जबकि दूर वाले इलाके की जो मिट्टी है वो कैसी कहलाएगी? बांगर मिट्टी कहलाएगी मेरे भाई। ध्यान रखेंगे, ये दूर वाला इलाका हो जाएगा। अब देखो, आपसे ये भी पूछ लेगा, बताओ कौन सी मिट्टी है जिनमें उर्वरकता की क्षमता सर्वाधिक होगी? तो अब देखो भाई, जो मिट्टी अभी हाल ही में नदी भाग के लाई गई, नदी के द्वारा भाग के लाई गई मिट्टी है, उसमें उर्वरता की जो क्षमता है वो अपने आप ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। तो आप ये क्या कहेंगे यहां पर कि सर यहां पर जो उर्वरता है इसकी ये सर्वाधिक रहेगी, जबकि यहां पर मिट्टी की उर्वरता है ये कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। उर्वरता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो मेरे भाई एक नाम आपने सुना होगा अनकाई दलदल का। किसका? अनकाई दलदल का। ठीक है, अनकाई दलदल का। अब देखो, वैसे तो इसकी एवरेज हाइट भी पूछ सकता है आपसे। जैसे कि अगर मैं गिरिपादीय मैदान की बात करूं तो 300 से लेके 375 है, लेकिन आपसे जलोढ़ मैदानों की एवरेज जो ऊंचाई है वो आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या कहेंगे कि सर इसकी जो एवरेज ऊंचाई होगी ना, हाइट होगी, वो हमारी 220 से लेके 280 मीटर तक रहेगी। ठीक है, जबकि अनकाई दलदल की बात करें तो ये हमारा बेसिकली एक जिला सिरसा में पाया जाता है। और ध्यान रखेंगे, कम ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, 200 मीटर से भी कम ऊंचाई इसकी होती है। कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 200 मीटर से भी कम ऊंचाई होती है। और भाई ये कम ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, 200 मीटर से कम ऊंचाई होती है। तो हरियाणा में सबसे, जैसे ये सबसे ऊंची चोटी पूछ ली, ऐसे सबसे आपसे पूछ लेगा भाई निम्न ऊंचाई वाला क्षेत्र, तो वो नाथू सरी चोपटा का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? नाथू सरी चोपटा। ये हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र हो जाएगा, सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है बालू युक्त टिब्बा के मैदान। क्या आते हैं? तो आप कहेंगे सर बालू युक्त टिब्बा के मैदान। अब बालू युक्त टिब्बा के मैदान की मैं बात करूं तो ये कहां पर पाए जाएंगे? बालू युक्त टिब्बा के मैदान, बालू कहां पे पाया जाएगा जी? राजस्थान में। और अपना जो हरियाणा है इसके काफी जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। और ध्यान रखिए, बालू युक्त टिब्बा के मैदान है ये राजस्थान के लगते हरियाणा में पाए जाएंगे। कहां पर पाए जाएंगे? तो मेरे भाई आप कहोगे राजस्थान से लगता हरियाणा, राजस्थान से लगता हरियाणा। और राजस्थान से हरियाणा के कौन कौन से जिले में, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो फिर आप सिरसा से शुरू कर देना कि जी सिरसा, सिरसा के बाद आएंगे हम हिसार, उसके बाद हम फतेहाबाद, इसके बाद अगर बात करें तो भिवानी, उसके बाद अगर बात करें तो ये हमारे पास महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी, उसके बाद हमारे पास झज्जर, झज्जर के बाद गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बाद हमारा एक और प्यारा बेहतरीन जिला होगा जिसका नाम क्या होगा? नोह मेवात। तो ये आपको ध्यान रखना है, बालू युक्त टिब्बा के मैदान। अब देखो, जो बालू युक्त टिब्बा के मैदान होते हैं यहीं पर हरियाणा में किसका निर्माण होता है? तो आप कहेंगे ठूठ और बावड़ी। किसका निर्माण होगा? ठूठ व बावड़ी। तो ध्यान रखिए, ठूठ व बावड़ियों का निर्माण ये हरियाणा में कहां पर होता है? तो आप कहेंगे सर ये इन्हीं बालू युक्त टिब्बा के मैदान में होता है। और वैसे यहां से बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन निकल के आएगा, ठूठ और बावड़ियों का नगर किसे कहा जाएगा? तो आपका आंसर होगा सर नारनौल को। किसको कहा जाएगा? नारनौल को कहा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे कि 360 बावड़ियों का नगर हरियाणा में किसको कहा जाएगा?
360 बावड़ियों का नगर है। फिर ये मेरे भाई पिंजौर पंचमपुर को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? पिंजौर पंचमपुर। हरियाणा में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक इमारत कहां पर रहेंगी? तो वो आपके नारनौल में रहेंगी। और सबसे कम ऐतिहासिक इमारत कहां पर रहेंगी? तो वो आपके फतेहाबाद जिले में रहेगी। इसके बाद हमारे पास आते हैं तरंगित मैदान। क्या आते हैं मेरे भाई? तरंगित मैदान। ठीक है, तो तरंगित मैदान, और तरंगित मैदान है, इसमें आप क्या ध्यान रखोगे कि सर ये तरंगित मैदान है, ये हरियाणा में भिवानी जिले में पाए जाते हैं। ये मैदान किस प्रकार के होते हैं? तो इसमें मेरे भाई साहब बालू भी पाया जाएगा और हमारे पर्वतों के पत्थर भी पाए जाएंगे। बालू और पर्वत, इनका जो मिक्सअप है उसे हम कहेंगे तरंगित मैदान। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है क्या? अरावली मैदान। तो मैं नीचे ही लिख देता हूं कि भाई लास्ट हमारे पास कौन से मैदान आएंगे? तो वो अरावली मैदान। तो ध्यान रखेंगे ये जो अरावली मैदान है, ये जो हमारे पास, या फिर हम इसको ना अरावली मैदान थोड़ी होंगे, अरावली की पहाड़ियां। तो अब देखो ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं, ये अपने हरियाणा में कहां पर? तो आप कहेंगे सर ये दक्षिण में पाई जाती है। इनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ था। मौसमी घटनाओं के कारण ये जो अरावली पर्वत है ये लगातार घिस रहा है, जबकि इसके विपरीत हिमालय पर्वत ये लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी, ये समझ लो बुड्ढी पहाड़ियां हैं, इनका बहुत पहले निर्माण हुआ था, इसकी उम्र बीत चुकी है, लगातार ये घिसने का काम हो रहा है। लेकिन हरियाणा में ये कहां पर पाई जाएगी? तो आपसे ये पूछेगा कि डाडम की पहाड़ी कहां पर मिलती है? कौन सी डाडम की पहाड़ी? ये हरियाणा में कहां पर मिलती है? या फिर डाडम की पहाड़ी किसका हिस्सा रहेगी? उसके बाद एक तोशाम की पहाड़ी आती है, तोशाम की पहाड़ी आती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक डोसी की पहाड़ी आती है। कौन सी? डोसी की पहाड़ी। और ध्यान रखेंगे इस अरावली की पहाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेवात की पहाड़ी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेवात की पहाड़ी। डाडम की पहाड़ी और तोशाम की पहाड़ी ये हमारे कहां पर रहेंगी? तो आप कहेंगे सर ये भिवानी जिले में रहेगी। जबकि डोसी की पहाड़ी की अगर बात करें तो ये आपकी कहां पर रहेगी? तो ये नारनौल में स्थित रहेगी। कहां पर रहेगी मेरे भाई? नारनौल में स्थित रहेगी। तो ये ध्यान रखेंगे, पूरा जो हमारा भौगोलिक वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो गया है। चलो भाई आगे। हरियाणा के खालिस्तान सदस्यों को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में भेजा जाता है। देखो जी, संसद की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो भारत की संसद है वो बनती कैसे है? तो आप ये कहेंगे सर संसद के हमारे पास 2 सदन होते हैं। संसद के अगर मैं सदन की बात करूं तो सदन कितने होंगे? 2 सदन होंगे। एक तो हमारा कैसा सदन होगा तो उसको आप कहेंगे निम्न सदन। एक आपका कैसा सदन होगा तो आप उसको कहेंगे उच्च सदन। अब देखो जो आपके पास निम्न सदन होता है वो आपका क्या होता है? लोकसभा होता है। उच्च सदन कैसा होता है? ये राज्यसभा होता है। इसको कभी पॉलिटिकल में डिस्कस कर लेंगे कि भाई ये जनता का प्रिय सदन है, यहां पर अस्थायी रूप से सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, सॉरी स्थायी सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण चीज क्या है? संसद के जो अंग है, अंगों की संख्या कितनी होगी? संसद के 3 अंग होंगे। और हमारी संसद के 3 अंग कौन कौन से होंगे? तो आप कहेंगे सर एक तो लोकसभा हो गई, दूसरी राज्यसभा हो गई, और तीसरा अंग हमारे पास क्या होगा? राष्ट्रपति। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। और जब पेपर में आते हैं तो आप कर क्या होगे? गलत है, क्योंकि आपको अंग और सदन है इसको आप पढ़ोगे नहीं, 2 या 3 टिक मार दोगे जो दिमाग में आएगा। ऐसे जब आसान क्वेश्चन आते हैं तो उनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जो स्टूडेंटों के साथ कि सर हमें पढ़े हुए क्वेश्चन, आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए। और ये एक आधे के साथ नहीं भाई, 99% स्टूडेंट मेरे को आके बोलते हैं कि मेरे पढ़े हुए क्वेश्चन गलत आ गया। अभी दिल्ली पुलिस जो को इसका ड्राइवर वाला एग्जाम हुआ था उसमें एक स्टूडेंट के 62 क्वेश्चन ठीक है, 62 नंबर आ रखे हैं, हो रखा है क्लियर। अब वो कह रहा है कि सर अगर मैं ध्यान से पढ़ लेता तो 4 क्वेश्चन और कर लेता। आंसर की आने के बाद मेरे को पता लगा जो हमने क्लास में बार बार पढ़े थे वो क्वेश्चन गलत हो गए। उस समय पे ध्यान नहीं दिया, उसने हल्के में ले गया। तो आपको इन चीजों को हल्के में नहीं लेना है, हल्का कुछ भी नहीं है। जो चीजें हल्की है ना, जो काम मतलब सुई कर सकती है मेरे भाई, वो काम आपकी तलवार थोड़ी कर सकती है। जबकि तलवार देखो कितनी भारी है, सुई कुछ भी नहीं है, तो सुई आदमी को हिला सकती है। जबकि भाई साहब तलवार का तो आपको पता ही है दंड मिलेगा, ठीक है, और सुई से कोई दंड भी नहीं मिलेगा। ऐसे चुभोया और फिर निकालो ही ना, चुभो दो, ठीक है, तो फिर आपको पता ही है व्यक्ति के साथ क्या होगा, खेला हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे, छोटे क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ेंगे। अगर इनको गलत कर दिया ना तो सिलेक्शन से चूक जाओगे मेरे भाई। अब राज्यसभा में कितने सदस्य भेजते हैं? 5 सदस्य भेजते हैं। हरियाणा लोकसभा में कितने सदस्यों को भेजता है? तो आप कहेंगे हरियाणा लोकसभा में 10 सदस्यों को भेजता है।
हरियाणा में कुल सांसदों की संख्या कभी पूछ ली जाए तो आपका 10 मार्क आवेंगे, पक्की बात से है। लेकिन ध्यान रखेंगे कुल सांसदों की जो संख्या हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी भाई, तो वो हमारे पास हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी? 15। लेकिन ध्यान रखेंगे आज हम बात कर लेते हैं कुल विधानसभा की सीट। सभी को पता है कुल विधानसभा की सीट है ये हमारे पास कितनी होगी? 90 होंगी। लेकिन आप मेरे को बताएंगे कि भाई विधानसभा की सीट हमारी शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में कितनी थी? तो आप बड़े प्यार से कहोगे सर ये 54 हुआ करती थी। कब हुआ करती थी मेरे भाई? 1966 में। हमारी विधानसभा कौन से नंबर की चल रही थी? पहले नंबर की। फिर हमारे पास 54 से कितनी हुई? 81। कब हुई? तो आप कहेंगे सर 1967। विधानसभा कौन सी थी? तो आप कहेंगे सर दूसरी विधानसभा। उसके बाद 90 कब हुई? तो आप कहेंगे सर 90 हुई थी 1977 में। विधानसभा कौन सी थी? तो आप कहेंगे सर पांचवी विधानसभा। कौन सी विधानसभा थी? तो पांचवी विधानसभा में हमारी सीटों की जो संख्या है वो हो जाती है 90। लेकिन आपसे यह भी तो पूछ सकता है कि भाई जब 54 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी उस समय पे हरियाणा में आरक्षित सीटें कितनी थी? उस समय पे रिजर्व सीट, आरक्षित सीट यहां पर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इधर ही लिख देता हूं भाई। इधर हम लिख लेते हैं क्या? तो आप कहेंगे सर इधर आप लिख दो आरक्षित सीट। इधर क्या लिख दो? आरक्षित सीट। जब हमारे पास 54 सीटें थी उस समय पे आरक्षित सीट थी 10। जब सीटों की संख्या 81 हुई आरक्षित सीट हो गई 15। इस सीटों की संख्या 90 हुई तो आरक्षित सीट आज के दिन वर्तमान में कितनी? 17 है। लेकिन ध्यान रखेंगे वर्तमान में हमारी कौन सी विधानसभा चल रही है? तो आप कहेंगे सर हमारी वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है, हमारी जो वर्तमान में विधानसभा चल रही है वो कौन सी विधानसभा चल रही है? तो मेरे भाई आप बड़े प्यार से कहेंगे मेरे को 14वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा? 14वीं विधानसभा। इस 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? इसके स्पीकर कौन है? तो आप ये भी बड़े आराम से बताओगे सर इसके जो वर्तमान में स्पीकर हमारे बने हुए हैं वो ज्ञानचंद गुप्ता। कौन है मेरे भाई? ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर पंचकुला। कौन सा होगा? पंचकुला। सॉरी पिछली क्लास में मैंने एक चीज गलत बता दी थी, ठीक है, वो फलो फलो में निकल गया था। आरक्षित सीट, और आरक्षित सीट में मैंने आपको यह बता दिया था कि फतेहाबाद में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि ये जो फतेहाबाद है भाई, फतेहाबाद में आरक्षित सीट है रतिया, ठीक है, चरखी दादरी में नहीं है। फतेहाबाद की आरक्षित सीट कौन सी है? रतिया है। इसके बारे में चर्चा हम अभी करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे हमारे पास जो वर्तमान में 14वीं विधानसभा है इसमें आपसे पता है क्या पूछेगा? 14वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? महिला सदस्य कितने हैं? तो आप क्या कहोगे? 9 कहोगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद आपसे यह पूछेगा भाई अब तक हमारी जो विधानसभा है इस विधानसभा में क्या डिप्टी स्पीकर कितनी महिलाएं बनी है? डिप्टी स्पीकर कितनी महिलाएं बनी है? तो आप क्या कहोगे सर 3 महिलाएं अभी तक डिप्टी स्पीकर बनी है। फिर आपसे उनके नाम भी तो पूछ सकता है कि कौन सी महिला डिप्टी स्पीकर के पद पर नहीं रही। तो बड़े प्यार से कहोगे सर एक का नाम तो था सन्नो देवी, एक का नाम तो था सन्नो देवी, क्योंकि जब सन्नो देवी ये हमारी पहली महिला विधानसभा स्पीकर भी हुई है, लेकिन ये स्पीकर बनी थी 7 दिसंबर 1966, उससे पहले डिप्टी स्पीकर के पद पे थी। उसके बाद एक था हमारे पास चंद्रावती, और भाई 13वीं विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के पद पर थी कौन? संतोष यादव। ये 3 ऐसी महिलाएं जो डिप्टी स्पीकर बनी है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे अपने हरियाणा में एकमात्र महिला जो विधानसभा की क्या रही है? विपक्ष की नेता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा की एकमात्र महिला जो हमारी विधानसभा में विपक्ष की नेता रही हो, विपक्ष की क्या रही हो? तो आप कहेंगे सर नेता रही हो, उसका क्या नाम होगा? बड़ा बेहतरीन, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। तो उसका क्या नाम होगा? 1982 में बनी थी और उसका नाम था चंद्रावती। उसका नाम था क्या? चंद्रावती। अच्छा यहां भी चंद्रावती लिख दिया भाई, सॉरी ये चंद्रावती नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। यहां पे नाम आएगा लखवंती जैन का। यहां पर नाम आएगा किसका? लखवंती जैन का, ठीक है। तो ये 3 हमारी डिप्टी स्पीकर है, सन्नो देवी, लखवंती जैन और संतोष यादव। जबकि चंद्रावती है वो विधानसभा में क्या रही है? विपक्ष की नेता रही है। और ये हमारी
क्या नाम है, एकमात्र महिला हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एकमात्र महिला हो जाएगी। अब देखो ये फतेहाबाद का क्वेश्चन गलत हो गया था, इसको कर लेते हैं। आपसे पूछ ले कि भाई सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी होगी, विधानसभा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट, विधानसभा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट, तो आप क्या कहेंगे सर, सबसे बड़ी हमारे पास रिजर्व यानी कि आरक्षित सीट होगी वो कौन सी होगी, वो आपके पास होगी रतिया फतेहाबाद। जबकि सबसे छोटी आरक्षित सीट पूछ ले तो वो खरखोदा होगी सोनीपत की, सोनीपत की खरखोदा हरियाणा की विधानसभा की सबसे छोटी आरक्षित सीट है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी सीट, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी सीट लोहारू हो जाएगी, भिवानी। जबकि सबसे छोटी सीट है वो बल्लभगढ़ होगी। शहरी मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ी सीट ग्रामीण बता दो आप, चलो शहरी बता दो, शहरी मतदाताओं के हिसाब से हरियाणा विधानसभा की सबसे बड़ी सीट किसके हिसाब से बताना आपको, शहरी मतदाता। और ध्यान रखेंगे शहरी मतदाता के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी सीट, सबसे बड़ी विधानसभा सीट। फिर आपको शहरी मतदाता के हिसाब से हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट भी ध्यान रखनी है मेरे भाई। अब देखो सबसे बड़ी सीट की बात करें तो वो आपकी होगी फरीदाबाद। कौन सी, फरीदाबाद। जबकि सबसे छोटी कौन सी, वो पंचकुला हो जाएगी। उसके बाद ग्रामीण का भी तो पूछ सकता है कि ग्रामीण मतदाता, और ग्रामीण मतदाता की बात करें तो सबसे बड़ी सीट बताएंगे विधानसभा की, तो वो आप क्या कहेंगे सर, बादशाहपुर। राकेश दौलताबाद यहां से निर्दलीय विधायक है, कौन सी, बादशाहपुर। लेकिन सबसे छोटी सीट पूछ ले तो वो आपके पास कौन सी होगी, तो आप किसका नाम लेंगे, तो वो हमारे पास नारनौल महेंद्रगढ़, नारनौल महेंद्रगढ़, जहां से ओम प्रकाश यादव वर्तमान में विधायक रहेंगे और हमारे जो हरियाणा का मंत्रिमंडल है उसमें मंत्री के पद पर भी रहेंगे। कौन है, ओम प्रकाश यादव, नारनौल से विधायक हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इन बातों के बारे में आप ध्यान रखेंगे जो आपके एग्जाम में काम आएगा। अरे ये तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आ गया कि खालिस्तान ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन है। देखो भाई, ग्राम पंचायत का प्रमुख तो सभी को पता होगा कि सर वो तो सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच होता है। लेकिन यहाँ पे कमिश्नर कौन है, कमिश्नर कौन है, तो आप क्या कहेंगे सर, हमारा जो मंडल है, इस मंडल का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, इस मंडल का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है। देखो हरियाणा में 6 मंडल रहेंगे और इस मंडल का सर्वोच्च अधिकारी कहलाएगा आयुक्त, जिसको आप उन कमिश्नर भी कह सकते हैं, जिसको कमिश्नर भी कहा जा सकता है, कमिश्नर। ठीक है। अगर मैं बात करूं उपमंडल, हरियाणा में उपमंडल भी रहेंगे और उपमंडल का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है, उपमंडल का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है, तो आप कहिए सर ये एसडीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसडीएम कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमारी पंचायत समिति, पंचायत समिति का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो क्या कहलाता है, पंचायत समिति की बात कर रहा हूं। और ध्यान रखेंगे पंचायत समिति का जो अधिकारी है वो बीडीओ कहलाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, खंड विकास अधिकारी इसको कहा जाएगा। इसके बाद देखो पंचायत से रिलेटेड बात हुई है, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, लेकिन आज कुछ नया पढ़ते हैं कि भाई हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ था, तो आप कहेंगे सर पंचायती राज तो हरियाणा में लागू हुआ था 1994 में, लेकिन उससे पहले भी तो पंचायतें चलती थी। उससे पहले हमारे पास जो पंचायती राज चल रहा था हरियाणा में, वो किस अधिनियम के तहत था, तो आप कहेंगे सर हरियाणा पंजाब का हिस्सा था और पंजाब पंचायत एक्ट, पंजाब पंचायत एक्ट 1952, इसी से हरियाणा में जो पंचायत है वो गठित हो रही थी, जिसकी हम डिटेल से फिर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे हरियाणा की खुद की पंचायती नियमावली, पंचायती नियमावली कब तैयार हुई थी, नियमावली। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे सर ये तैयार हुई थी 24 मई को, 24 मई 1994। ठीक है। अधिसूचित कर दी गई थी। ठीक है। तो ये जो हमारी नियमावली है ये बनके तैयार हुई थी 24 मई को। ठीक है, 1994। जबकि इसको लागू कब किया जाता, पास कब किया जाता है, तो आप कहेंगे सर इसको पास किया गया 16 फरवरी, यानी कि इसको पास किया जाता, अधिसूचित किया गया कब, 16 फरवरी 1995 को। ये फरवरी है 1995 को। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात आती है कि भाई हरियाणा में क्या लागू कर दी है, योग्यता में शैक्षणिक योग्यता, हरियाणा में पंचायतों के लिए शैक्षणिक योग्यता, और शैक्षणिक योग्यता को लागू करने वाला हरियाणा भारत में कैसा राज्य है, दूसरा राज्य बना है। कौन सा, हरियाणा। पहला था राजस्थान, दूसरा हरियाणा।
अब आप देखो, कोई भी व्यक्ति अगर जनरल कैटेगरी से आता है 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ साथ अनुसूचित जो जाति से आएगा, अनुसूचित जाति ध्यान रखेंगे, और इसके साथ साथ कोई भी महिला, उसके लिए योग्यता क्या है, 8वीं पास है। जबकि एससी कैटेगरी की महिलाओं के लिए योग्यता क्या हो जाएगी, 5वीं पास हो जाएगी। ये योग्यता भी ध्यान रखेंगे। लेकिन पंचायतों से और भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या आएंगे, आपसे पूछ लेगा हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत, हरियाणा में सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला, सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा होगा, ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा होगा। फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई हरियाणा में सर्वाधिक गांव वाला जिला, हरियाणा में सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा होगा। उसके बाद आपसे क्या पूछ लेगा कि भाई हरियाणा में हमारे पास सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं, तो सबसे कम ग्राम पंचायतें, सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा होगा। फिर आपसे क्या पूछेगा कि हरियाणा में सबसे कम गांव वाला जिला, सबसे कम गांव वाला जिला, ठीक है, एक में ग्राम पंचायत और एक में गांव हो जाएंगे। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, हरियाणा का पहला आदर्श गांव, हरियाणा का प्रथम आदर्श गांव कौन सा होगा, पहला आदर्श गांव, और ये कब बना था। उसके बाद आदर्श गांव के लिए एक संस्था काम करती है, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान ये कहां पर स्थित रहेगी और इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। पहले तो इनके बारे में कर लेते हैं। देखो जी, हरियाणा में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें ये आपके यमुनानगर में रहेगी। कहां पर रहेगी, यमुनानगर जिले में। हरियाणा में सबसे ज्यादा गांव ये भी आपका यमुनानगर रहेगा। कहां पर, यमुनानगर में। सबसे कम ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायतों की बात होगी तो वो फरीदाबाद जिला होगा। कौन सा, फरीदाबाद जिला। सबसे कम ग्राम पंचायतें गांव, सबसे कम गांव कहां पर है, तो वो आपके रोहतक जिले में होंगे। उसके बाद हरियाणा का प्रथम आदर्श गांव ये हमारा सुई गांव था, जो कि 2015 में आदर्श गांव में शामिल किया। हरियाणा में ग्रामीण विकास संस्थान काम करती है, जो कि निल्लो खेड़ी में रहेगी। कहां पर रहेगी, निल्लो खेड़ी। 1990 में संस्था बनी थी, और ध्यान रखेंगे करनाल में यह स्थित रहेगी, करनाल के निल्लो खेड़ी में। आदर्श गांव का दर्जा देना इसी संस्था का क्या रहेगा, काम रहेगा। हरियाणा में पंचायती स्तर पूछ लिया जाए, हरियाणा में कितने स्तर का जो पंचायती राज है वो लागू है, तो आप कहेंगे सर पंचायती राज है 3 स्तर का। एक तो हमारा होगा प्रथम स्तर, उसके बाद होगा हमारा दूसरा स्तर, और एक तीसरा स्तर, ठीक है। ये हमारे पास निम्न होगा, ये हमारे पास कैसा स्तर होगा, मध्यम स्तर होगा, और ये हमारे पास कैसा होगा, उच्च स्तर होगा। ध्यान रखेंगे निम्न स्तर में ग्राम पंचायतें आएंगी, उसके बाद हमारे पास मध्यम स्तर में पंचायत समितियां आएंगी। क्या आएंगी, पंचायत समितियां। उच्च स्तर में क्या आएंगी, तो आप कहेंगे जिला परिषद। क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर इसमें आएगी हमारे पास जिला परिषद, ठीक है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक खालिस्तान साहित्यिक हैं, तो भाई ये किस भाषा से संबंधित रखते हैं। बहुत सारे नाम अपने यहां पर जुड़ जाते हैं, जैसे कि आपने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। आज भी कुछ आप मेरे को बता दो। एक निश्चल दास का नाम आता है, निश्चल दास का नाम आता है। एक हमारे पास बाल मुकुंद गुप्त आते हैं। कौन है, बाल मुकुंद गुप्त का नाम आएगा। इसके बारे में ध्यान रख लेंगे। इसी कड़ी में अगर मैं और बात करूं तो हमारे पास एक माधव प्रसाद मिश्र आता है। माधव प्रसाद मिश्र का नाम, वैसे तो ये भिवानी से संबंधित हो जाएंगे। माधव प्रसाद मिश्र, पिछली क्लास में कृष्ण बाछल का नाम पढ़ा था, कृष्ण बाछल का नाम पढ़ा था। इसके अलावा राजकुमार निजात का नाम ध्यान रखेंगे, राजकुमार निजात का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजकुमार निजात का नाम ध्यान रखेंगे। एक अगर मैं बात करूं जयराम कौशिक ध्यान रखेंगे, जैनारायण कौशिक का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैनारायण कौशिक का नाम ध्यान रखेंगे। देखो मेरे भाई, इनका कुछ उपन्यास वगैरह हुए हैं। जैसे निश्चल दास की बात करें, युक्ति प्रकाश, ये पूछ सकता है भाई किसका है, तो आप कहेंगे सर ये निश्चल दास का है। उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त अध खिला फूल, शिव शंभू के चिट्ठे भी इसकी रचना हुई है। अध खिला फूल ध्यान रखेंगे। क्या, अध खिला फूल ध्यान रखेंगे। बड़े काम की चीज है, पेपर में गलत करके आओगे।
माधव प्रसाद मिश्र, लड़की की बहादुरी, लड़की की बहादुरी, ये इसकी कहानी थी, किसकी? माधव प्रसाद मिश्र। कृष्ण बाछल, इसकी रचना कौन सी हो जाएगी? तो ये अमानत एक शहीद की, क्या हो जाएगी? अमानत एक शहीद की, दिख रहा है, अमानत एक शहीद की, ये हो गया। उसके बाद राजकुमार निजात, साए अपने अपने, साए अपने अपने, ठीक है, साए अपने अपने। जय नारायण कौशिक, माटी के मोल, क्या हो जाएगा? माटी के मोल। और बुढ़ी सुहागिन, बुढ़ी सुहागिन, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये किस भाषा के? तो आप कहेंगे सर हिंदी भाषा के। चलिए अगले क्वेश्चन पे। जोगिंदर सिंह खालिस्तान से एक साहित्यिक हैं। देखो जी, जोगिंदर सिंह की बात करें, क्रिकेटर भी रहेंगे गुरुग्राम से, लेकिन इस जोगिंदर सिंह का आप नाम ध्यान रखोगे तो ये एक साहित्यकार, जाने माने आधुनिक हरियाणा के साहित्यकार हुए हैं, जो शाहाबाद कुरुक्षेत्र से आते हैं, ठीक है, शाहाबाद कुरुक्षेत्र से। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास आता है गुलाम भीख नारायण, गुलाम भीख नारायण, ये ध्यान रखेंगे कहां से संबंध हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से एक अयोध्या प्रसाद गोयलिया, अयोध्या प्रसाद गोयलिया का संबंध है, ये कहां से रहेगा, इसके बारे में आप आंसर करेंगे। उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक दयाचंद मायना का नाम आता है, किसका? दयाचंद मायना, ठीक है। चलो इन तीनों के बारे में बता दो। दयाचंद मायना की बात करें तो ये रोहतक जिले से आएंगे, कहां से? रोहतक से। अयोध्या प्रसाद गोयलिया गुरुग्राम से। गुलाम भीख नारायण है, ये अंबाला जिले से आएंगे, कहां से? अंबाला से। दोनों उर्दू भाषा के कवि हैं, जबकि दयाचंद मायना है, इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा का जॉन मिल्टन, हरियाणा का जॉन मिल्टन के नाम से जाना जाता है। जबकि मूलचंद जैन को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। हरियाणा का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है। हादी हरियाणा के नाम से शहजादा मोहम्मद को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। मुस्तफाबाद का नाम बदल दिया, एक दिन में लिस्ट ले आऊंगा आपके सामने जो नाम बदले गए हैं। मुस्तफाबाद यमुना नगर का ये गांव था, सरस्वती नगर कर दिया गया है। देहाती मेला कहां पर लगता है? तो देखो जी मेरे भाई, अगर मैं देहाती मेले की बात करूं तो ध्यान रखेंगे ये मेला हमारा कहां पर है? कैथल में लगेगा। कहां पर है? कैथल में लगेगा। लेकिन आप मेरे को बता सकते हैं कच्ची समाधि का मेला कहां पर लगता है? हरियाणा में कच्ची समाधि का मेला कहां पर लगता है? कच्ची समाधि का मेला हरियाणा में बाबा सिमरन दास का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला है, ये कहां पर लगेगा? ये सिमरन दास है। इसके अलावा अगर बात करें तो पराशर ऋषि का मेला, चलो इसको छोड़ो, आप बताओ हमारे पास छड़ियों का मेला, छड़ियों का मेला कहां पर लगता है? छड़ियों का मेला भगत पूर्णमल का मेला, भगत पूर्णमल का मेला है, ये कहां पर लगता है? तीज का मेला कहां पर लगेगा? किसका? तीज का मेला कहां पर लगता है? वामन द्वादशी का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? वामन द्वादशी का मेला कहां पर लगता है? इसी के अलावा अगर बात करें तो हमारे पास मेलों में और भी बहुत सारे मेले हरियाणा में लगते हैं, जैसे कि एक हमारे पास है सच्चा सौदा मेला लगता है। सच्चा सौदा मेला कहां पर लगता है? एक हमारे पास रामदेव जी का मेला लगता है, रामदेव मेला है, ये आपका कहां पर लगेगा? ठीक है। इसी प्रकार से एक हटकेश्वर का मेला लगता है, हटकेश्वर का मेला कहां पर लगता है? पांडु पिंडारे का मेला लगता है, पांडु पिंडारा, ये मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? चलो इन्हीं के बारे में आप बता दो। तो देखो जी, बात करें कच्ची समाधि यानी कि जो बाबा सिमरन दास का मेला है जो इंद्री करनाल में लगता है, इसी को कच्ची समाधि का मेला कहते हैं। छड़ियों का मेला लगता है मेरे भाई अमूपुर गांव करनाल में, अमूपुर गांव करनाल में। और ध्यान रखेंगे सालवान गांव जो है ये मेलों का गांव हो जाएगा हरियाणा में। भगत पूर्णमल का मेला लगता है मेरे भाई काशन गांव गुरुग्राम में। तीज का मेला ध्यान रखेंगे ये आपका अंबाला में लगेगा, अंबाला में लगेगा तीज का मेला, और अंबाला में भी पंजा खेड़ा में। जबकि बूढ़ी तीज का मेला मुबारकपुर गुरुग्राम में लगता है। वामन द्वादशी का मेला ये आपका अंबाला जिले में लगेगा। कहां पर है? अंबाला में। सच्चा सौदा का मेला ये आपका जींद जिले में लगेगा। रामदेव जी का मेला है ये हमारा सिरसा जिले में लगेगा। कहां पर है? सिरसा। इसके अलावा गणगौर बैसाखी का मेला, भूमन शाह का मेला, ये भी आपका कहां पर लगता है? सिरसा में लगता है। हटकेश्वर मेला ये होट गांव जींद में लगता है। और पांडु पिंडारा तो कहां पर लगेगा? जींद में सोमवती अमावस्या के समय पे मेला लगता है। और ध्यान देंगे इसी को हरियाणा में किसके नाम से जाना जाता है? लघु हरिद्वार। जबकि हरियाणा में पेहोवा
जिसको हरियाणा का गया भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव तक हिल गई थी। देखो ये जो आंदोलन था ना, ये बड़ा बेहतरीन आंदोलन था। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, असहयोग आंदोलन हरियाणा में कब चला, हरियाणा में कब से कब तक चला। तो ध्यान रखेंगे, हरियाणा में ये जो असहयोग आंदोलन है ये आपका 1920 से 22 चला, क्योंकि भाई भारत में भी तभी चला था, हरियाणा में भी तभी चला था। बड़ा सक्सेसफुल आंदोलन रहा, लेकिन गांधी जी ने ऐन मौके पर आंदोलन को वापस ले लिया। बताया तो ये जाता, अगर ये इस आंदोलन को गांधी जी वापस नहीं लेते तो मजबूरन जो ब्रिटिश थे उनको भारत छोड़ना पड़ता है सहयोग आंदोलन में। और बहुत सारे मौके आए थे कि अंग्रेज हमें 1947 से पहले आजाद कर देते, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं चूक रही थी। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारा कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज की इस क्लास की हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको हर दिन के सेशन की तरह बहुत बेहतरीन और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अगर एक क्वेश्चन भी आपको नया यहां से सीखने को मिला है तो आपने बहुत कुछ सीख लिया, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी जो चीजें हैं उनका रिवीजन कर लिया। और देखो इसकी खास बात क्या है कि आप हरियाणा की पॉलिटिकल भी पढ़ रहे हो, आप हरियाणा की ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, स्टेटिक हरियाणा भी, कल्चर भी, भाषा भी, यानी कि हर टॉपिक है उस एक क्लास में आप सारे हरियाणा जीके में से घूम जाते हो। तो ये खास बात होती है इस क्लास की। जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल सीरियस है, तो उसको इसकी अहमियत पता होगी मेरे भाई। बड़ा समय लगता है चीजों को कनेक्ट करने में, ठीक है। तो अपना जो प्यार है उसको आप बनाए रखें और अपने इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और बेहतरीन कंटेंट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।